दिस इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर जहां पर हम क्या करते हैं फिजिक्स को थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आज हम किस टॉपिक को आसान करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कुछ इससे पहले जो लेक्चर्स अपलोड किए थे ना, उसमें मैंने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो आपको नाइन्थ में, टेंथ में, 11th में, 12th में आपको मिल सकता है, उस एप्लीकेशन के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलली रखे रहते हैं। अब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलली जब रखे रहते हैं, इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब। तो आइए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए फिर से मैं गायब हो जाऊंगा और मेरी जगह क्या होगा, एक स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप देखोगे, शायद ये स्क्रीन आपके सामने अब विजिबल हो चुका है। इस स्क्रीन पे मैंने एक डायग्राम लिया है और ये जो डायग्राम है, ये मैंने डायग्राम एनसीईआरटी बुक से पिक कर लिया है। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है जो मैंने पिक कर लिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखा गया है। ये क्या है, ये एक ग्लास स्लैब है। ओके, अब इस ग्लास स्लैब में ना हम क्या करने वाले हैं, एक रे को ऐसे इंसिडेंट कराया हमने। ये हमारा इंसिडेंट रे था, इस रे को हमने इंसिडेंट कराया। अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसा ट्रैवल करके मूव कर गया होता। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, या इसको मैं एक्चुअल रे बोल रहा हूं, इसको मैंने क्या बोला, एक्चुअल रे। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे इस तरह से चला गया होता, इसलिए मैंने इसको नाम रख दिया, इसका नाम क्या रखा गया, एक्चुअल रे। अच्छा, अब यहां पर अगर देखोगे तो लाइट इस वाले पॉइंट पर क्या कर रहा है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर एंटर कर रहा है। तो अगर लाइट रेरर से डेंसर मीडियम पर एंटर करेगा तो यहां पर एक रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन के पैटर्न को समझने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया गया है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ I1 का है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कुछ I1 का है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, R1 का है। तो अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर पहले रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लिखा जाए, अब इसमें फाइंड क्या क्या करना होता है, तो इसमें ना एक एक तो हम कैलकुलेट करते हैं ये लैटरल शिफ्ट का वैल्यू, कि लैटरल शिफ्ट कितना हो। लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल रे और ये जो इमर्जेंट रे है, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे बन के बाहर आता है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर गैप है ना, उसको लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो एक तो आप इसमें लैटरल शिफ्ट कैलकुलेट करोगे। दूसरा, हमें एक रिलेशन प्रूव करना होता है। वो रिलेशन होता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल होगा ना, ये इंसिडेंट एंगल और ग्लास स्लैब से जो रे बाहर निकलता है, तो इस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इसका मैं नाम लिख देता हूं, इस रे को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये हो गया हमारे पास इमर्जेंट रे। अच्छा, अब ये प्रूव करने को आता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर कहेंगे, तो ये प्रूव करने को आता है कि ये वाला एंगल जो है और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये इक्वल प्रूव करने को आता है। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब बहुत ही आसान होता है प्रूव करना। पहले तो आप ये डायग्राम समझ लो कि एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ, रेरर से डेंसर जा रहे थे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब ये ग्लास वाले मीडियम में मूव कर रहा है, 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 यहाँ पर पहुंच गया। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर से इंटरफेस क्या आने वाला है, यहाँ से ग्लास वाले मीडियम से एयर वाले मीडियम पर आने वाले हैं। मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। अब सिंस रेरर से या सॉरी सिंस डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो लाइट की टेंडेंसी क्या होगी, नॉर्मल से अवे जाने की होगी। तो इस तरह से रे ऑफ लाइट क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है। ये डायग्राम समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये डायग्राम शायद आपको आता भी होगा। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे अपने डेरिवेशन पर आते हैं। तो पहला जो है, हम ये बोल रहे हैं कि किस तरह से I1 को इस I2, ये जो R2 एंगल है, ये जो I1 है, इस I1 को कैसे इस R2 से इक्वल किया जाए, एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने बोला कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन,
ठीक है। अगर पहला रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ है तो यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इस वाले पॉइंट पर लिखूंगा ना तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहली बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो R1 का है, ये इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब सेकेंड मीडियम कौन है, तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, यही मेरा सेकेंड मीडियम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लिख सकते हैं ऐसा भी, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने स्नेल्स लॉ लिखा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। अब एक और इक्वेशन हम कहां पे बनाएंगे, एक और इक्वेशन हम इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए बनाएंगे जो दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ था। अगर उसके लिए स्नेल्स लॉ लिखा जाए तो हम बात करते हैं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। अगर सेकेंड रिफ्रैक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 का है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R2 का है। और सेकेंड मीडियम इस बार कौन होगा, तो एयर इस बार सेकेंड मीडियम होने वाला है, क्योंकि लाइट जो है वो ग्लास से एयर में एंटर करेगा। तो आप इस वाले केस के लिए सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए अगर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे, साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R2 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एयर के प्लेस में मैंने 1 लिखा है, एयर को हमने 1 लिखा है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सेकेंड मीडियम इस बार एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो ये 1 और 2 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1 इस बार, ये 1 मेरा मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम, मीडियम के नाम रखे गए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। सेकंड मीडियम जब भी मैं बोलता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो सेकंड मीडियम मैं जो बोलता हूँ उसका मतलब होता है लाइट जिसमें बाद में एंटर करेगा वो सेकंड मीडियम होता है, और लाइट जिसमें पहले चल रहा होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मीडियम होता है। ओके, तो अगर ये मेरा इक्वेशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने लिख दिया, सपोज दिस इज आवर सेकंड नंबर इक्वेशन। अब ये जो सेकंड नंबर इक्वेशन है ना, मैं इसको रेसिप्रोकेट करके अगर लिख दूं तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। मैंने इस पहले वाले इक्वेशन को, सॉरी ये दूसरे वाले इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करके लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन 3 जो है वो इक्वेशन 2 को रेसिप्रोकेट करके लिखा गया। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा करते ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है और इक्वेशन 3 का जो राइट हैंड साइड है वो दोनों तो सेम हो गया सर, बिल्कुल सर। तो ऐसा बोल सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है ना सर, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, और फर्स्ट वाले इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1। तो यहां पर लिख देते हैं सर, साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2, ठीक है सर, लिख दिया, कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइन ऑफ I1 और यहाँ पर साइन ऑफ R2 था ना, ये मैंने सही लिखा है, R2 I2 इधर सही है, ये R1 है, यहाँ पर हमें R1 लिखना चाहिए, ठीक है। अब और क्या इसमें नोटिस किया जा सकता है सर, और अगर आप देखोगे तो याद करो जब आप चुन्नू मुन्नू हुआ करते थे उस जमाने की बात अगर आप याद करोगे तो उस जमाने में क्या होता था, अगर ये दो पैरेलल लाइंस, देखो यहाँ पर क्या है ना, ये एक दो पैरेलल लाइंस है, मतलब ये Z का फॉर्मेशन हो रहा है और Z के बीच में जो एंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एंगल्स को हम बोलते थे ऑल्टरनेट पेयर, इस तरह के एंगल को हम बोलते थे ऑल्टरनेट पेयर्स, और ये दोनों ऑल्टरनेट पेयर्स क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। तो फ्रॉम दिस अबव डायग्राम मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि ये जो I2 एंगल है वो R1 एंगल के क्या होगा, सेम होगा। अगर I2 का वैल्यू R1 के सेम होने वाला है, अगर
I2 का वैल्यू R1 के सेम होने वाला है, तो आप यहां से ये नहीं बोल सकते क्या कि ये जो साइन ऑफ I2 होगा और ये साइन ऑफ R1 होगा, अगर I2 और R1 का वैल्यू सेम है तो साइन I2 और साइन R1 का वैल्यू भी सेम होगा। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ऐसा आ जाएगा, साइन R2 इज इक्वल टू साइन R2 इज इक्वल टू साइन I1। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम रिमूव करेंगे साइन फ्रॉम बोथ साइड। साइन एक फंक्शन है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है नहीं कि आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो आप लिखोगे रिमूविंग साइन फ्रॉम बोथ साइड। ये आपको लिखना पड़ेगा, यू विल बी राइटिंग दिस एज removing sign from both side, removing sign from both side। दोनों तरफ से आप क्या करना, साइन को रिमूव कर दोगे अगर, तो आपको वैल्यू मिलेगा R2 इज इक्वल टू I1। इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है, R2 हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस था, ये इक्वल आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करके लेके आना था। तो ग्लास लैब में हमने ये प्रूव किया कि ये जो I1 एंगल है ये R2 एंगल के बराबर आ रहा है। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, जिसमें हमने क्या प्रूव कर लिया कि एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू सेम होता है इन द केस ऑफ ग्लास लैब। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इस लैटरल शिफ्ट का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।